अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्ले वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर सिंबलिज्म। राइटर सैमुअल बेकेट ने काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स यूज़ किए हैं इस प्ले के अंदर, इस प्ले को समझाने के लिए। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सिंबलिज्म होता क्या है। तो लिटरेचर के अंदर सिंबल जो है वो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी इमेज हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, इवन किसी का नेम हो सकता है या प्लेस हो सकती है, जो कि अपने मीनिंग के अलावा एक सेकंड मीनिंग भी कन्वे करते हो या किसी दूसरी चीज़ के लिए स्टैंड करते हो, तो उनको हम सिंबल्स कहते हैं और इसी टेक्नीक को हम सिंबलिज्म कहते हैं। तो इस प्ले के अंदर काफ़ी सारे सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि ट्री का सिंबल है, लकीज़ बैगेज का सिंबल है, पॉज़ो की रोप का सिंबल है, नाइटफॉल का सिंबल है, हैट का सिंबल है, नेम्स हैं, बूट्स हैं, बोन है और इवन कुछ कैरेक्टर्स के नेम्स भी सिंबल के तौर पे स्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला सिंबल जो कि है वो है लीफलेस ट्री। प्ले के स्टार्टिंग से ही हमें एक बेयर ट्री नज़र आता है जो कि बिल्कुल मिडल में, सेंटर में खड़ा हुआ है और पूरी जो सेटिंग है, उसके दरमियान सिर्फ़ एक यही ऐसा एलिमेंट है जो कि एक ऑर्गेनिक एलिमेंट है, ठीक है? मतलब ये नेचर को भी कहीं न कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, बट कैसी नेचर? डेड एंड लीफलेस या लाइफलेस भी हम कह सकते हैं। और जो इसका बेसिकली ये किसके लिए स्टैंड करता है? बैरन एंड लाइफलेस वर्ल्ड के लिए, ठीक है? पूरी दुनिया इस तरह है जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। तो इसी तरह से इस ट्री का भी कोई मीनिंग, कोई पर्पस नहीं, क्योंकि लीफलेस है, ना कोई दरख्त है, ना कोई फ्रूट्स हैं, ना कुछ है। तो ये किसी को कोई फ़ायदा देने के काबिल नहीं है, ना ये शेड दे सकता है, ना ये फ्रूट्स दे सकता है। तो फिर इसीलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरह से इस वर्ल्ड का भी लोगों के लिए जो इसमें रह रहे हैं, कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं, जो इस प्ले के अंदर अकॉर्डिंग टू द प्ले इस वर्ल्ड का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक्ट 2 के अंदर इस ट्री के ऊपर कुछ ना कुछ लीव्स आ जाते हैं, बट कैरेक्टर्स को उन लीव्स के आने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब ना उनको फिर से शेड मिल रहा है, ना उनको कुछ खाने को मिल रहा है उससे, और इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और सेकंडली ये कि उनको मज़ीद कन्फ्यूज़ कर रहा है वो। किस तरह से कि वो जब फर्स्ट डे जाते हैं, उनको लगता है कि ओके ये ट्री है और ये वो प्लेस है कि जिधर हम थे डे फर्स्ट पे, और जब वो डे सेकंड पे वापस आते हैं, उनको उस लीव से वो मज़ीद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या ये वही प्लेस है जिधर हम कल आए थे, या जो कल हम आए थे वो कुछ और प्लेस थी। तो दोनों कैरेक्टर्स व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन के दरमियान थोड़ा-सा हम कह सकते हैं कि झड़प हो जाती है इस बात पे कि कौन-सी ये, क्या ये वही प्लेस है जिधर हम कल आए थे या ये कोई डिफरेंट प्लेस है। और एक और मीनिंग जो ये कन्वे कर सकता है, वो ये भी है कि कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग जो ये है ट्री, वो कहते हैं कि क्राइस्ट के क्रूसिफिक्सेशन की भी को भी स्टैंड करता है, कोई भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था तो वो भी एक ट्री था, मतलब जो क्रॉस था वो एक्चुअली एक ट्री था जिसके आगे जिसको क्रॉस बनाया गया था, तो इसीलिए वो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत रिलीजियस मीनिंग रख रहा है इस तरह से। एक और इम्पोर्टेंट सिंबल जो कि है वो है हैट्स। हम देखते हैं कि कैरेक्टर्स, जो तमाम तर कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने हैट्स पहनी हुई हैं। एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर जो कि मेन हैं, उन्होंने भी पहनी हुई है, और पोज़ो और लकी जो कि बाद में आ रहे हैं, उन्होंने भी पहनी हुई है। तो जो हैट्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं थिंकिंग को। एक्ट 1 जो है वो, वहाँ पे हम देखते हैं लकी जो है उसको जब कहा जाता है कि वो बोले, कोई स्पीच दे, कुछ परफ़ॉर्म करे उनके लिए, तो वो विदाउट हिज़ हैट वो कुछ नहीं कर सकता। उसको उसकी पहले हैट दी जाती है और उसके बाद ही वो अपनी स्पीच स्टार्ट करता है, और जैसे ही उसकी हैट उससे छिन जाती है, उसकी स्पीच भी वहीं की वहीं रुक जाती है और थोड़ी-सी खराब-सी हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि एक्ट 2 के अंदर व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन को लकी की हैट मिलती है और वो 3 हैट्स हो जाती हैं उनके पास ऑल टुगेदर, और वो उनको एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। और एंड में व्लादिमीर जो है वो लकी की हैट पहन लेता है, उससे ये होता है कि वो लकी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे हमें ये भी शो होता है कि ये जो हैट्स हैं या जो एक्सचेंज ऑफ हैट्स है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सचेंज ऑफ आइडेंटिटीज़, ठीक है? कि हम अपनी आइडेंटिटी हमारी कुछ नहीं है, बल्कि हम अगर किसी दूसरे को कॉपी करना चाहें या दूसरे की कोई चीज़ ले लें, तो हमारी आइडेंटिटी तकरीबन उसकी हो जाती है। थर्ड सिंबल हमारे पास आ रहा है लकीज़ बैगेज का। लकी जो है वो कभी भी अपना बैगेज नीचे नहीं रखता, उसने जो भी बर्डन उठाया हुआ है वो मुसलसल उठाए रहता है, इवन सिर्फ़ तब कि जब उसका मास्टर पोज़ो उसको ऑर्डर करता है, तभी वो उसको नीचे रखता है, ठीक है? और जूँ ही उसका जो काम, वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एक्ट 1 में उसको कहा होता है कि वो उसको मील सर्व करे, तो जैसे ही वो उसको मील सर्व करता है, वो अपना बैग नीचे रखता है और उसके बाद सर्व करने के बाद वो वापस उठा लेता है विदाउट एनी रीज़न। तो इससे हमें शो होता है ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एन्स्लेवमेंट एंड बर्डन्स, के इंसान जो है उसके अंदर ये चीज़ है कि उसने किसी ना किसी का गुलाम बनना ही बनना है। तो अब यहाँ पे उसको पोज़ो मिल रहा है, तो वो पोज़ो का गुलाम बन रहा है, और बैग्स उठाने का मतलब है कि कोई ना कोई हम बर्डन के नीचे ही रहते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स फ्री ऑफ बर्डन कभी भी अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते।
इसके अलावा हम एक्ट 2 में देखते हैं कि वो चीज़ें जो कि एक्ट 1 में बैग्स जिनको नहीं बताया गया था कि उन बैग्स में एक्चुअली है क्या? एक्ट 2 के अंदर हमें पता लग जाता है कि उन बैग्स में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, जैसा कि हमें लग रहा था कि शायद पौधों की कोई चीज़ें होंगी, बट उनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सैंड है। मतलब ये जो बर्डन्स हम उठाए रहते हैं, इनका कोई ख़ास हमारे लिए फ़ायदा नहीं है। हम ये ऐसी फ़िज़ूल चीज़ें हैं जो हम उठा के बैठे हुए हैं। और पोज़ो और लकी है, उनका रिलेशनशिप भी कहीं न कहीं इससे नज़र आता है कि उनका रिलेशनशिप है एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड का, या मास्टर और स्लेव, या कैपिटल एंड लेबर का। कैपिटलिज़्म की थोड़ी-सी बात यहाँ पे आ जाती है क्योंकि नए दौर में कैपिटलिज़्म था, यानी सरमायादाराना निज़ाम जिसको हम कहते हैं, वो था जिसमें जो कैपिटलिस्ट होता है, वो अपने वर्कर्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सप्लॉइट ही करता है। मतलब कि उनका इस्तेहसाल ही करता है और उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता। हमें नज़र आ रहा होता है कि शायद फ़ायदा हो, बट एक्चुअली फ़ायदा होता कोई नहीं है। अच्छा, अगला सिंबल हमारे पास आ रहा है पोज़ोज़ रोप का। वो क्या है कि लकी जो है वो स्लेव है, मास्टर उसका कौन है? पोज़ो है, और उसको हमेशा बाँध के रखता है जैसे कि जानवरों को बाँध के रखा जाता है, और वो उसका मास्टर या लॉर्ड है। तो इस तरह से जो रोप है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मास्टर और स्लेव को आपस में बाँध के रख सकती है, और इससे हमें नज़र आता है कि ये है डिस्टेंस बिटवीन गॉड एंड हिज़ स्लेव। अब गॉड का स्लेव कौन है? सारे के सारे इंसान। अकॉर्डिंग टू द प्ले, गॉड का स्लेव है सारे के सारे इंसान। तो जैसे ही रोप छोटी हो रही है तो उसका डिस्टेंस गॉड के साथ हमारा कम हो रहा है, और जब रोप थोड़ी लंबी है तो हमारा डिस्टेंस गॉड से थोड़ा ज़्यादा है। और इसके अलावा रोप का एक और रोल हम देखते हैं, वो है, ये एक्चुअली सिर्फ रोप की भी बात मैंने थोड़ी सी बीच में लिखी है। वो ये है कि व्लादिमीर और एस्ट्रोगॉन कंटिन्यूसली सोचते हैं कि हमें एक रोप चाहिए ताकि हम खुद को दरख्त से लटका सकें, बट उनके पास रोप होती नहीं है। तो इससे ये शो होता है कि वो कहीं न कहीं एक्चुअली वो चाह रहे होते हैं कि हम ये रोप का मसला जो है हमारा वो गॉडो आके हल करे। तो इससे भी कहीं न कहीं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशन विद गॉड नज़र आती है। वो गॉड को क्योंकि कहीं न कहीं हम गॉडो समझ लेते हैं, तो यहाँ पे हमें उसके साथ हमारे रिलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आती है कि रोप को वो ढूँढना चाह रहे हैं, रोप वाला मैटर वो उसी से सॉल्व करवाना चाह रहे हैं। आगे हमारे पास सिंबल जो है वो नाइट का है। व्लादिमीर और एस्ट्रोगॉन जैसे कि गॉडो का वेट कर रहे हैं थ्रू आउट द प्ले, वो साथ-साथ वेट कर रहे हैं कि कब रात आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि रात आ जाती है बहुत जल्द, एक्ट 1 के एंड में रात हो जाती है। तो जो डार्कनेस आ गई है नाइट की, वो रिप्रेज़ेंट करती है फ्रीडम फ्रॉम डेली सफरिंग्स, क्योंकि रात जो है उसमें हम लाइक सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं, तो सारी तमाम तर हमारी सफ़रिंग से हम दूर चले जाते हैं। उसी तरह से डेथ भी हमें हमारी सफ़रिंग से दूर ले जाती है। तो ये डार्कनेस कहीं न कहीं डेथ को भी रिप्रेज़ेंट करती है, और फ्रीडम फ्रॉम सफ़रिंग्स को रात और रात की तारीकी रिप्रेज़ेंट करती है। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है बोन का। बोन्स जो हैं एक्ट 1 के अंदर और एक्ट 2 के अंदर भी एस्ट्रोगन पोज़ो से बोन्स माँगता है। एक्ट 1 के अंदर तब माँगता है जब वो खाना खा रहा होता है, तो वो कहता है कि चलो हमें अपनी बची हुई हड्डियाँ ही हमें दे दो, ताकि हम यही खा लें। और एक्ट 2 में भी जब पोज़ो गिर जाता है और वो उनको कहता है कि मुझे उठाओ, व्लादिमीर एस्ट्रोगन को कहता है कि मुझे उठाओ, तो वो एस्ट्रोगन कहते हैं कि हम सिर्फ़ उसी शर्त पे उठाएँगे कि भई हमें बोन्स चाहिए, जो कल नहीं दी थी। तो ये जो चीज़ है बोन्स माँगने की, ये सिम्बलाइज़ करती है पॉवर्टी को, कि सारे जो वो दोनों जो मेन हैं व्लादिमीर और एस्ट्रोगन, वो दोनों काफ़ी गरीब हैं, और गरीब होने के साथ वो क्या कर रहे हैं, वो लेफ्ट ओवर्स माँग रहे हैं रिच पीपल के। तो इससे हमें ये शो होता है कि जो पुअर हैं, वो फ्यूडलिज़्म और कैपिटलिज़्म के निज़ाम का बहुत बुरा शिकार बन चुके हैं। रिच लोग सिर्फ़ उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, उल्टा उनको नुकसान दे रहे हैं, और अपनी बची-कुची चीज़ें भी उनको देने से कतराते हैं। मतलब बची-कुची चीज़ें भी नहीं दे रहे, और वो फ़कीरों की तरह सिर्फ़ माँग रहे हैं। अगला सिंबल हमारे पास बूट्स का आ रहा है। बूट्स क्या हैं कि हम देखते हैं एस्ट्रोगॉन जो है वो मुसलसल अपने बूट्स की वज़ह से परेशान है। एक्ट 1 बल्कि स्टार्टिंग ऑफ द प्ले में ही हम देखते हैं कि उसके जो बूट्स हैं वो उससे उतर नहीं रहे, उसके पाँव को हर्ट कर रहे हैं, उसका पाँव ख़राब हो रहा है उन बूट्स की वज़ह से, वो कभी उतार रहा है, कभी पहन रहा है, तो उसको बड़े मसाइल हो रहे हैं अपनी बूट्स की वज़ह से। तो ये हमें शो कराते हैं डेली लाइफ़ स्ट्रगल्स, कि हमें डेली अपने लाइफ़ में क्या-क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो चाहता है एस्ट्रोगॉन कि वो अपने बूट से निजात हासिल कर ले। डे फर्स्ट में उसके रात में उतर जाते हैं बूट्स, वो कामयाब हो जाता है और वो दरख्त के साथ छोड़ के चला जाता है, बट नेक्स्ट डे फिर आके उनको पहन लेता है। इट मीन्स हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम अपनी डेली लाइफ सफरिंग से और अपनी डेली लाइफ स्ट्रगल्स से निजात कभी भी हासिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है गॉडो का, जो कि काफ़ी मेन है, ऑब्वियसली टाइटल के अंदर आ रहा है, तो टाइटल सिग्निफिकेंस में भी आप ये जिक्र लाजमी करेंगे। गॉडो क्या है, रिप्रेजेंट करता है समथिंग गॉडली या गॉड लाइक। ठीक है, इसका वर्ड गॉडो ही गॉड को कहीं न कहीं गॉड के लिए स्टैंड करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग है शायद, जो कि चेंज कर देगा पूरी सिचुएशन को। मतलब ऐसा कोई बंदा जो कि सारी सिचुएशन पलट के रख देगा, सबके लिए सारी आसानियाँ पैदा कर देगा। और व्हाइट बियर्ड का जैसे कि ज़िक्र किया था, जो बच्चा आता है, जो मैसेंजर बॉय आता है, उसने ज़िक्र किया था कि गॉडो की एक व्हाइट बियर्ड है।
तो वो हमें दिखाता है कि ओल्ड फादर एस्पेक्ट ऑफ गॉड, यानी कि जो गॉड है वो शायद कोई ओल्ड ग्रैंडफादर की तरह है, जो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखता है, बहुत ख्याल रखता है। और ये बात लकी ने अपनी स्पीच में भी कही थी कि गॉड इसी तरह का कोई फिगर है। तो ये चीज़ जो है गॉडो की वाइट फिगर भी गॉड के वाइट बियर्ड जो कि लकी ने कही थी उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती बात है। तो इट मीन्स शायद गॉडो जो है वो गॉड ही है। अच्छा, एक और चीज़ भी, एक और व्यू है कि हम गॉडो को कह सकते हैं कि वो रिप्रेजेंट करता है साइलेंस, या वो रिप्रेजेंट कर सकता है डेथ। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुसलसल वेट किया जा रहा है और वो चीज़ आ नहीं रही, और शायद कि वो आए तो शायद कोई फ़ायदा ना हो, ये भी हो सकता है। उसमें हमें ये दिखता है कि गॉडो जो है शायद वो कोई ऐसी चीज़ है, वो कोई ऐसी चीज़ है, वो कोई ऐसा शख्स है, या वो कोई ऐसी ज़ात है कि जो ऐसा प्रॉमिस करती है जो कभी भी पूरा नहीं होता, या वो ऐसी कोई उम्मीद है जिसने कभी मटेरियलाइज़ नहीं होना। ये हमें इस वेटिंग वाले वर्ड से नज़र आता है कि मुसलसल वेट किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है, लेकिन वो आ नहीं रहा, तो शायद वो कभी आए भी ना। नेम्स जो हैं इन कुछ कैरेक्टर्स के इस प्ले के अंदर वो काफ़ी काफ़ी तो नहीं कहना चाहिए, सिंबॉलिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ नेम्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही उनके मीनिंग्स जो है बिल्कुल यूजलेस किस्म के, क्योंकि ऑब्वियसली प्ले जो है वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड का प्ले है, एक एब्सर्डिस्ट लिटरेचर का पार्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में मीनिंग हो। जैसे गॉडो की अभी हमने बात की तो वो गॉड है, तो उसमें सेल्वेशन की जिक्र भी हम कर सकते हैं कि क्रिश्चियन फेथ के अंदर वो सेल्वेशन की बात करते हैं कि हर इंसान जो है उसको निजात एंड पे मिल जाएगी, तो ये वो सेल्वेशन भी हो सकती है जो कभी ना मिले। एस्ट्रोगॉन का जो कैरेक्टर है, जो उसका नाम है, बेसिकली वो फ्रेंच वर्ड है और उसका इंग्लिश में मीनिंग करें तो वो टेरागॉन है। टेरागॉन बेसिकली एक प्लांट का नाम है, लेकिन यहाँ पे उसका कोई सेंस नहीं बनती। अगला नेम है पोज़्ज़ो, जो कि इटालियन वर्ड है और इंग्लिश में उसका इक्विवेलेंट वाटर है, लेकिन यहाँ पे इसकी भी सेंस कोई ख़ास नहीं बनती। और जबकि लकी की थोड़ी बहुत बनती है कि उसका कैरेक्टर एक्चुअली अनलकीनेस को रिप्रेजेंट करता है, कि वो कोई ख़ास लकी नहीं है, उस पर हर वक़्त ज़ुल्म ही होता रहता है। दिस वाज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद कंटेंट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।